गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। तो हमने कल दो नियम पढ़े थे। पहला नियम तो अपना ये था कि दक्षिणावर्त पेच नियम, जिसके में मैंने आपको बताया था कि यदि हम कोई भी पेच लेते हैं तो उस पेच में जो नुकीला सिरा होता है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, विद्युत धारा की दिशा में। और जैसे उस पेज को जब आप कसते हो, मतलब जैसे ये पेज था आपके पास कल, ये पेज का नुकीला सिरा ये तो किस साइड है, विद्युत धारा की दिशा में। आपने डायग्राम ऐसा ही बनाया था शायद, कुछ ऐसा ही था। ये जो नुकीला सिरा है ये एज ए किस साइड है, ये विद्युत धारा की दिशा में। किस साइड है, विद्युत धारा की दिशा में। और जिस तरफ इसको आप कस रहे हो, ये ऐसे, ये जो घूम रहा है, ये घूमने की जो दिशा है वो आपकी कहलाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। पहला नियम तो आपका ये था। दूसरा नियम आपका ये है दक्षिण हस्त का नियम, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि आप किसी भी धारावाही चालक को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा तो रहे विद्युत धारा की दिशा में, तथा पकड़ने पर जो मुड़ी हुई जो अंगुलियां हैं वो एज ए काम करती हैं किसका, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का। जैसे मेरे पास ये कोई भी चालक तार था, इस चालक तार को मैंने अपने दाहिने हाथ मतलब राइट हैंड में मैंने इस प्रकार पकड़ा कि ये जो अंगूठा है इसमें धारा बह रही है इस तरफ, तो ये जो अंगूठा है ये रहेगा किसमें, धारा की दिशा में। और जब मैं इस धारावाही चालक को पकड़ रहा हूँ तो ऐसे पकड़ूंगा इसको, ये जो मुड़ी हुई जो अंगुलियां हैं वो किसका काम कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का। कल तक हमने ये पढ़ा था। और फिर हमने पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा S to N जाती है, मतलब दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर जाती है। जैसे ये हमारे पास चुंबक थी, इसका ये S था, ये N था, तो चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं S से N की तरफ जाती है इस तरफ। लेकिन चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं N से S की तरफ आती है। ये चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। एक समान चुंबक के एक समान ध्रुव आपस में प्रतिकर्षण करते हैं, जबकि असमान ध्रुव आपस में आकर्षण करते हैं। ये कल तक हमने डिस्कस कर लिया था। और आज हमारा जो टॉपिक है वो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत है क्या। देखो, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम जो पढ़ेंगे, इससे आगे वाले जो टॉपिक है वो एसी जनरेटर और दूसरा है हमारा डीसी जनरेटर। अब सबसे पहले हमें ये इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत है क्या। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत सबसे पहले फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, फैराडे ने दिया था। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत है क्या, मान लीजिए आपके पास एक कुंडली है, ये मान लीजिए आपके पास है एक कुंडली। इस कुंडली को आपने धारामापी से जोड़ना है। ये आपने जोड़ दिया धारामापी, जिसमें धारा का मान हमें पता चल जाए। और इस कुंडली के पास आप रख देते हो एक चुंबक। ठीक है, अब आपको तीन इक्विपमेंट लेने हैं। ये आपके पास है कुंडली, ये आपके पास है धारामापी, और ये आपके पास है चुंबक। आपको करना क्या है कि आपके पास जो कुंडली है और ये धारामापी है, ये चुंबक है। जब आप इस चुंबक को धारामापी के पास लेके आते हो, जब आप इस चुंबक को कुंडली के पास लेके आते हो तो धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है, अर्थात कुंडली में धारा बहने लग जाती है। जब कुंडली में धारा बहेगी तो धारामापी में विक्षेप बढ़ेगा।
ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत है क्या? जब आप किसी चुंबक को कुंडली के पास लेके आते हो तो कुंडली में धारा का मान बढ़ता है और धारामापी में विक्षेप का मान बढ़ता है। कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण जो विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है वही विद्युत प्रभाव आपका क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। ठीक है, दोबारा सुन लो। कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत प्रभाव उत्पन्न विद्युत प्रभाव क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। ठीक है, अब इसकी अगर हम व्याख्या करना चाहेंगे तो हम ये भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो कुंडली है, ये हमारे पास चुंबक है, ये हमारे पास धारामापी है। जब हम इस चुंबक को कुंडली के पास लेके आते हैं तो धारामापी में विक्षेप का मान बढ़ जाता है, मतलब धारा का मान ज्यादा होता है। और यदि इस चुंबक को कुंडली से दूर लेके जाते हैं तो धारामापी में विक्षेप कम हो जाता है, अर्थात धारा का मान कम हो जाता है। या फिर मैं इसे ये भी कह सकता हूं कि कुंडली के काट में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में जो लगातार परिवर्तन होता है, कब परिवर्तन होगा? कब? जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होगी। जब कुंडली और चुंबक के बीच में जब सापेक्ष गति होगी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में लगातार परिवर्तन होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्पन्न कैसे हो रही है? ये आपके पास ये जो जा रही है ये क्या है? आपके पास क्षेत्र रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा आपको पता है S to N जाती है, ये ऐसे आएंगी। तो इनमें लगातार क्या होगा? परिवर्तन होगा। दूर जाएंगी तो ये कम हो जाएंगी, पास आएंगी तो ये ज्यादा हो जाएंगी। तो इनमें लगातार क्या होगा? परिवर्तन होगा। जैसे ये जो परिवर्तन होगा, इस परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स। या फिर चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के संबंध में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में जो लगातार परिवर्तन होता है उसे आप क्या कहोगे? चुंबकीय फ्लक्स। क्या कहोगे? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा? वेबर। क्या होता है? वेबर। ठीक है, यहां तक शायद सभी को समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नया जो टॉपिक होगा वो होगा एसी जनरेटर और दूसरा होगा डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर और डीसी जनरेटर डायरेक्ट करंट जनरेटर। मतलब इसे आप कहोगे प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर और इसे आप कहोगे दिष्ट धारा जनरेटर। नाम से पता चल रहा है एसी, दैट मीन्स इसका जो ग्राफ फ्लो होगा वो कैसा होगा? ऐसा होगा, 0 से ये T और कैसा होगा? ठीक है, ये आपका क्या है? एम्पलीट्यूड, जिसे आप आयाम कहते हो। इसकी वैल्यू 0 से 1 ये होती है बेटा -1। तो प्रत्यावर्ती धारा जो हमारे घरों में बहती है वो हमेशा 0 से 1 की तरफ जाती है और फिर वापस 0 से 1 की तरफ गई, फिर वापस से क्या हो गई? 0, फिर वापस से -1। दैट मीन्स यदि आपको कभी करंट लगता है तो आप किस पोजीशन के ऊपर होते हो? 0 पे। एक बार आपको झटका आता है और वो कब आएगा? एक बार तो ये वैल्यू चली जाएगी 1 से और जब 0 पे आएगी तब आपको एक बार झटका लगेगा। फिर वापस से ये वैल्यू कहां पे चली जाएगी? -1 पे। फिर वापस से 0 पे आएगी, फिर आपको झटका लगेगा। फिर वापस से ये चली जाएगी 1 पे, फिर आएगी 0 पे, तो आपको झटका लगेगा। दैट मीन्स प्रत्यावर्ती जो धारा जनरेटर का जो ग्राफ होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी धारा उत्पन्न होती है? प्रत्यावर्ती धारा, जो हमारे घरों में काम आती है। जबकि दिष्ट धारा जो जनरेटर होता है उसका ग्राफ में क्या होगा कि ये आपके पास मान लीजिए T है और ये आपके पास 0 है। ठीक है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा और हमेशा 1 के ऊपर रहता है। जो आपके खेत में
कुओं पे जो लाइट जो आ रही है डायरेक्ट, वो कौन सी लाइट आ रही है आपके पास? दिस जिसे आप बोलते 11,000 की लाइन आ रही है, 33,000 की लाइन आ रही है, वो डायरेक्ट कौन सी लाइन है आपके पास? डीसी। वो एक बार पकड़ लेती तो आपको छोड़ती नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को करंट लग जाए तो अगर वो डीसी है, दिष्ट धारा है, तो वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन अगर वो एसी है तो वो आपको छोड़ सकती है। ठीक है, तो अब इसके जनरेटर थे, इसके भाग थे। इसके भाग बेटा 4 होते हैं। सबसे पहले दोनों जो जनरेटर होते हैं काम करते हैं किसके ऊपर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, इसमें प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर के 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है आपके पास आर्मेचर, दूसरा पार्ट है आपके पास क्षेत्र चुंबक, तीसरा पार्ट है आपके पास सर्पी वलय, और चौथा पार्ट है आपके पास। जबकि डीसी जनरेटर के भी वही 4 पार्ट होते हैं। पहला तो वही आर्मेचर, दूसरा आपके पास है क्षेत्र चुंबक, तीसरा आपके पास जो सर्पी वलय है, वो सर्पी वलय चेंज हो जाता है किसके अंदर? कम्यूटेटर के अंदर। और फोर्थ पार्ट वही आपका क्या है? ठीक है जी, वही आपके 4 पार्ट हो गए। अंतर कितना हुआ कि एसी प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर के अंदर आपके पास सर्पी वलय होता है, जबकि डीसी दिष्ट धारा जनरेटर के अंदर आपके पास कम्यूटेटर होता है। बाकी 3 जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसके बारे में डिस्कस हम कल करेंगे। आज के लिए हमारी वीडियो इतना ही है। कल हम स्टार्ट करेंगे एसी जनरेटर और फिर इसी के द्वारा हम आपको बताएंगे डीसी जनरेटर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।